बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में गंदम स्कैंडल का बहुत चर्चा है। किसने ये गंदम स्कैंडल में कितना माल बनाया, इस पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सारा का सारा मामला वफाकी जो हुकूमत थी इंटरम उस पर डाल रही है, और जो इंटरम गवर्नमेंट थी, जो निगरान हुकूमत थी वफाकी, वो अब कह रही है कि ये निगरान सूबाई वजारत जो वज़ीर आला थे और हुकूमतें थीं, ये उनकी गलती की वजह से हुआ है। जिसने जो भी किया इसके हवाले से तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान का ये सिस्टम कैसे काम करता है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब निगरान हुकूमत जो थी काकड़ साहब की, उसके हवाले से तो तहकीकाती कमेटी उन्होंने कायम कर दी, लेकिन उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था उनको खुद उस बात का इल्म नहीं था। शहबाज शरीफ साहब जब से आए हैं, नई हुकूमत जब से आई है, 98 अरब रुपए की गंदम दरामद करने का जो स्कैंडल है वो भी सामने आ गया है। जो पिछला फैसला था उसी के तहत ये गंदम दरामद की जा रही थी, और इस मौजूदा हुकूमत में ये जारी रखी गई और वज़ीर आज़म को इससे लाइल्म रखा गया, और 98 अरब 51 करोड़ रुपए जो हैं वो तकरीबन इस मद में ख़र्च किए गए हैं, और 6 लाख टन से ज़ायद गंदम अब तक इस मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दरामद हो चुकी है। 1,13,000 से ज़्यादा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद ये गंदम मंगवाई गई है, और दरामदी गंदम बंदरगाह पर 93 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो में पड़ी है। वज़ीर आज़म ने लाइल्म रखने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को ओहदे से हटा दिया है। किसको ओहदे से और हटाना चाहिए, कुछ और पास को क्या क्या कौन कौन से इदारे हैं, कौन क्या करता है, और जो बुनियादी सवाल है कि हमारे यहाँ कैसे इतने अरबों के ख़जाने लूट लिए जाते हैं। वफाकी काबीना बैठी हुई है, वज़रा बैठे हुए हैं, लीडरशिप बैठी हुई है, पता क्यों नहीं चला। तो ये कुछ इसका भी अहवाल आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जी। जो दूसरी बड़ी और इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो बानी पीटीआई जो हैं वो मुमकिना मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई पेशकश नहीं आई। ये उनके तमाम लीडर्स इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, ख़ुद इमरान खान साहब भी इसको कंफर्म करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह के मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं आई। बहरहाल डील का चर्चा है, डील की खबरें हैं। तो जनाब मुज़ाकरात को उन्होंने अपनी पार्टी के चोरी किए गए मैंडेट की वापसी से और बेगुनाह कैदी जो हैं उनके कारकुन उनकी रिहाई से मंसूब कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब मेरा मैंडेट जो चोरी किया गया वो वापस कर दिया जाए। मुज़ाकरात सिर्फ मुखालफिन से होते हैं, इसलिए बातचीत भी उन्हीं से होनी चाहिए जो इस वक्त पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। यानी कि वो समझते हैं, क्योंकि उनके सभी लीडर कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान साहब साथ साथ उनको अपना सबसे बड़ा मुखालिफ भी कह रहे हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दायर पीटीआई की दरखास्तें भी समाअत के लिए अभी तक दायर नहीं की गई हैं, और बानी पीटीआई ने अपने और अपनी अहलिया के मुकदमात सुनने वाले जजेस को ये कहा है, जनाब कि आप हमारे केसेस को जल्द निपटाएं, देर से फैसला करना भी नाइंसाफ़ी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल चाहती क्या है, क्या निकलेगा इस ये जो इस्टेब्लिशमेंट से बार बार मुज़ाकरात की बात हो रही है, और इस्टेब्लिशमेंट में भी आर्मी चीफ साहब से उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, इसका कोई नतीजा निकलेगा वाकई, और जो मौजूदा हुकूमत है और बाकी जो सियासी क़यादत है वो इसको किस तरह से देखती है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी ने कहा था बड़ा कैटेगोरिकली, और भी मैं आपको सुनवाती भी हूँ, उनके लीडर्स जो बात कर रहे थे, और बिलावल साहब ने भी कहा था कि मैं जो है वो, खैर उन्होंने कहा था मैं नवाज़ शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो एक तो उनको टेक्निकल ग्राउंड पे मेरा ख्याल है कि इस पर रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं बिलावल साहब होंगे खुद या नहीं, क्योंकि इसहाक डार साहब अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या वजारत ख़ारजा का कलमदान जो है वो अब बिलावल साहब के पास चला जाएगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल होने का फ़ैसला कर दिया है। कल जो गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती हो गई, सारे आइनी ओहदे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी शराइत के ऊपर ले लिए। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो बन गए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, और सरदार सलीम हैदर बन गए पंजाब के गवर्नर, और अब जो है पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। बुनियादी तौर पर जो अभी तक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है, ज़राए का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली इसमें पिछली बार जो है शाजिया मरी थी, इस बार सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा का नाम होगा। 2 वजारतें जो वफाकी हैं वो सिंध के मेंबर्स को, 2 बलोचिस्तान के मेंबर्स को, और बाकी 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलेंगी।
पहले मरहले में वफाकी वजारतें ली जाएंगी, दूसरे मरहले में वज़ीर मुमलकत भी बनाए जाएंगे। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई थी बिलावल साहब की, ये उसके बाद जनाब अब क्या कहते हैं कि ये पिंडोरा खुला है, पोटली खुल गई है। 18 रुकनी काबीना है, 19वें उसमें वज़ीर मुमलकत हैं, 8 ही ऐड हो जाएंगे 26, और फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी को भी जो वजारतें हैं मुमलकत की वजारतें वो भी दी जाएंगी। तो काबीना का साइज़ बड़ा होता चला जा रहा है, मसाइल का साइज़ भी शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा होता जा रहा है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के आने से जो बर्डन है मुश्किल फ़ैसलों का वो शेयर हो जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रिलीफ मिलेगा, और जो सिस्टम में स्टेबिलिटी का सवाल है क्या वो भी अपनी जगह पर ज़रा ठहर गई है कि अब हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी, 4 साल पूरे करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सारे तनाजुर को देखते हुए डिस्कस की जा सकती है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जी, इंजीनियर कमर इस्लाम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमरुल इस्लाम साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद में, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के में ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और नदीम कुरैशी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो पिछली हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये क्या हुआ कि आपने हुकूमत बनाई है, इतने ढोल ढबक्के लेके आप आए हैं और आपके वज़ीर आज़म को पता नहीं चल रहा कि पिछली हुकूमत में जो फ़ैसले हुए थे वो चल रहे हैं, और अरबों रुपए की यानी कि 98 अरब रुपए की जो गंदम है वो अभी इस हुकूमत में भी उसी हिसाब से दरामद हो रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैंडल बना हुआ है। जी, पहली बात तो यह है जी कि हम कोई ढोल ढमक्के लेके नहीं आए। हमने एक मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली है और पूरा मुल्क इस वक्त इसी बात पे मुतफिक है कि ये मुश्किल तरीन दौर है हुकूमत का। तो ये एक ज़िम्मेदारी थी, पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया अपना जो, और सियासी तौर पे शायद ये इसको फ़ैसले को दुरुस्त ना भी करार दिया गया, और बहुत से सियासी तजिया नगार ये कह भी रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम वो जो टाइम था चंद महीने, उसमें इलेक्शन फेज़ में थे, तो उस वक्त हम हुकूमत में नहीं थे कि हम उस पर नज़र रखते या जो फ़ैसले हुए। और तीसरी बात यह है कि उसके लिए जैसे ही जब जब ये चीज़ सरफेस हुई तो उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है जिसकी शायद 4 दिन हैं उसमें इंक्वायरी करके। तो इंक्वायरी से कबल इस बात का तयन करना या अदालतें हम मतलब अवामी तौर पर लगा के फ़ैसले करना महल मुनासिब नहीं है। दो दिन रह गए हैं, परसों शायद इंक्वायरी कमेटी बनी थी, 2 दिन में उसका फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद फिर तयन होगा कि जिसकी जो ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक वो सेक्रेटरी साहब को हटाने का ताल्लुक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म भी ये है कि जब कोई इंक्वायरी हो रही हो तो जो दोज हु आर प्रिज्यूम टू बी रिस्पॉन्सिबल उनको हटा दिया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि उनको आपने डायरेक्ट कन्विक्शन कर दी, यानी इसलिए कि ताकि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, वजीर भी तो होगा ना, इम्पार्शियल इंक्वायरी, वजीर दे दे इस्तीफा, वजीर तो, कह दे। जो उस वक्त का वजीर था वो तो आज नहीं है ना। नहीं, जो आज का वजीर है उसका भी तो काम है, इतने दिनों के वजारत संभाले हुए, उसको पता नहीं उसकी वजारत क्या कर रही है। तो ये इंक्वायरी में चूँकि चीज़ें सामने आ जाएंगी, ये प्रोसेस जो अभी तक खबरें हैं, देखें ना, ये सारी आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन भी हैं और कुछ ज़राए से खबरें कि जी वो पहला जहाज़ कब आया था, नवंबर में आया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो ये सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन बाद इन ब्लैक एंड वाइट इंक्वायरी आ जाएगी और उसके बाद इसका मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा कि जो लेट द डेविल गेट इट्स ऑन ड्यू, तो वो इंशाल्लाह फिर उसके बाद मामला। नदीम कुरैशी साहब, पिछली हुकूमत पे तो आप भी शोर मचा रहे हैं कि काकर साहब ज़ाहिर है उनकी हुकूमत से आपको वैसे भी बहुत गिले हैं कि उन्होंने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी, आपको इलेक्शन भी सही तरह से लड़ने नहीं दिया, आपने मैंडेट भी चोरी करने में शायद मदद की उन्होंने आपके बकौल। लेकिन ये गंदम स्कैंडल में बताइए, और फिर ये जो आज की लेटेस्ट है, ये क्या कैसा मुल्क है, हम क्या चलता है यहाँ पे? देखिए, जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिन मुल्कों में कानून, आइन, ज़ाब्ते सिर्फ कमजोर के लिए होते हैं, जहाँ पे हुक्मरान हर तरह के एहतसाब से बालातर होते हैं और जहाँ हुक्मरानियाँ भी ड्राइंग रूम से बैठकर फैसले करके दी जाए, उन मुल्कों में फिर ऐसा ही होता है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, इस वक्त भी साउथ पंजाब में मौजूद हूँ। आप उस वज़ीर आला को जिसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला थे उस वक्त, मुंतखब वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार साहब, उनके पीछे एक ही सोच थी, एक ही फिक्र थी, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। आप बिलीव करें, एक सीजन भी ऐसा नहीं था किसी क्रॉप का, कैश क्रॉप का, उसमें मेज हो, उसमें राइस हो, उसमें कॉटन हो, उसमें वीट हो, उसमें शुगर केन हो,
कि फार्मर को अपने कैश के लिए, अपनी उस रकम के लिए जो वो मेहनत करके हासिल करता है, किसी मिडल मैन के हाथ चढ़ना पड़ा हो, उसको किसी फैक्ट्री से ब्लैकमेल होना पड़ा हो। एक दिन आप मुझे नहीं बता सकते कि आप हिस्ट्री उठा लें, 1000 तनकीदें, लाखों तनकीदें हम पर होती हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर से मुतालिक एक ऐसा दिन नहीं बता सकते कि फार्मर को माल रोड पे आकर या टीचर लाहौर इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करना पड़ा हो। ये पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल्स में से एक पीनट है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी और हुकूमतों के गठजोड़ की नजर हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन इसका नुकसान, इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके इसकी इसकी लेकिन नदीम साहब देखें ना, मसला ये है कि अब आप भी तो हुकूमत में थे, इंटरम से पहले आपकी हुकूमत थी। मसला तो निज़ाम को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाना है। आपके ज़माने में भी जो करप्शन के आपके ऊपर इल्ज़ाम, मतलब आपकी हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं, मसला तो जूं का तूं है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ हैं वो को ठीक नहीं करता, तो फिर इस तरह के स्कैंडल्स आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं ये तो पीनट है। फिर हम मतलब खान साहब भी बाहर खड़े होकर कहते थे सारा मुल्क ही करप्ट है, सारे सियासतदान ही करप्ट है, हर एक चीज़ करप्ट है। बिल्कुल गलत नहीं कहते। यहाँ चीफ सेक्रेटरी से लेके एक थाने का मुहर्रर तक और प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट हाउस से लेकर और नीचे एक काउंसलर तक आम तासुर भी यही है, और इसकी अक्सरियत, मैं सबको नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी इन सारे कामों में मुलविस है। आज अगर कोई शख्स अपने बच्चों समेत खुदकुशी करता है, अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करता है और एक खत लिखकर भेजता है, लिखता है मरने से पहले कि जी मैंने लोगों को पैसे देने थे, अगर मैं ये फेल ना करता तो मैं मुआशरे में बहुत ज्यादा का शिकार होता। तो ये हम सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, सबके लिए लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि खैर मैं अगले सेगमेंट में आपसे हल भी मांगूंगी। जी 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 नदीम, एक जुमला जरा जल्दी से, मैंने शर्मिला साहब पंजाब की मौजूदा हुकूमतों के लिए डिफरेंट फेजेस आते हैं। अब पंजाब की मौजूदा हुकूमत का ये सबसे पहला चैलेंज था वीट का, जिसमें वो पूरी तरह फेल हो गए। ठीक है, आप पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री में बस ठीक है, मैं जरा वापस आती हूँ इस पे। वो बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, शुगर स्कैंडल्स हैं माजी के, मतलब बहुत, एक फसल से दूसरी फसल पे चले जाएं तो स्कैंडल्स का ढेर है। लेकिन शर्मिला साहिबा, आप किस तरह से देखती हैं? ज़ाहिर है एक प्रोसेस होता है जो पावर ट्रांजिशन होती है, एक इंटरम सेटअप से एक नई हुकूमत जब टेक ओवर करती है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो जनाब होती है कि अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। अब ये जो खबर सामने आई है, कमर साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो जाएगी, 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो जो फैसले हो रहे थे इंटरम गवर्नमेंट में, उनको किसी ने हॉल्ट करना था, उनको रिव्यू करना था। ये आपको लगता है कि ये गलती है, इस सिस्टम में गलती है, या हमारे लोगों में अहलियत की कमी है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम उनकी नाक के नीचे होते रहते हैं? अल्टीमेटली लीडरशिप तो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर ही जाएगी ना। फेडरल सेक्रेटरी को तो आप बेशक ट्रांसफ़र कर दें, ओएसडी कर दें, बर्खास्त कर दें, लेकिन उसके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता। उंगली तो सियासतदानों पे उठती है। नहीं, देखिए उंगली तो फिर सब पे उठती है। वो और बात है कि आप उनको उस करने धरने की सज़ा मिले या ना मिले, दे गो स्कॉट फ्री बाय एंड लार्ज। ये जो गंदम का मामला है ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि बोझदार गवर्नमेंट के अंदर भी ये इशू आया था, जबकि ये रिक्विजिशन अगर पंजाब गवर्नमेंट देती है तो वज़ीर आला जो हैं जिस कैबिनेट पे प्रिजाइड करते हैं वो अप्रूवल देती है, फिर ईसीसी के अंदर जाती है, वहाँ पर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, वो फाइनल प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होती है। उस ज़माने में भी स्कैंडल आया था ये गंदम का, आपको याद होगा जी, और एक कमेटी बना दी गई थी। उस कमेटी में जब बोज़दार साहब गए तो उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं मैंने ये इजाज़त कब दी है। आपको याद है ना जी, क्या हुआ उस कमेटी का? वो इंक्वायरी कमेटी बनी, ज़िम्मेदारान का कुछ तयन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, लेकिन रफ़ा दफ़ा हो गया मामला। अभी हालिया दिनों के अंदर आपकी फैज़ाबाद धरने की कमेटी बनी, क्या हुआ? जिनको बुलाना था वो आए नहीं, कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। सज़ा का तयन ही नहीं होता है। ज़िम्मेदारान को सज़ा तो दें जिन्होंने इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर कि किसान अपनी गंदम समेत सड़क पे आ गया है। मतलब आप देखें कि बम्पर फसल हुई है तो उसके बाद भी हम उसको भी हमने बहरान में बदल दिया। डू यू नो तंजीला,
तंजीला, और हमें ये मालूम था कि बम्पर फसल होगी क्योंकि सैलाब आया था, ठीक है, ज़मीन ज़रखेज़ हो गई थी, हमें पता था बम्पर क्रॉप होगा, इट वाज प्रेडिक्टेड कि बम्पर क्रॉप होगा, लेकिन उसके बावजूद इसको इंपोर्ट किया गया। आपके गोदाम में पड़ी हुई है गंदम, कैरी फॉरवर्ड हुई हुई है, बारदाना किसानों को मिल नहीं रहा है, गंदम के रेट क्रैश कर गए। और आप मज़े की बात यह है और अफसोस तरीन बात यह है कि हम बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी की, हम तो खुद अपने हाथों से इस मुल्क को फूड इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रहे हैं। वो सेटअप तो वही है ना, अगर इंटरम प्राइम मिनिस्टर था, फला था, सबको पता है कितने नाम होंगे जो इसमें इन्वॉल्व थे, कितने, जो ईसीसी को हेड करता था, जो पंजाब का वज़ीर आला था, जो निगरां वज़ीर आज़म था, चंद एक सेक्रेटरीज, हाउ मेनी पीपल, गिन के 5-6 लोग होंगे जो उसमें जिम्मेदार होंगे ना। नहीं, लेकिन इनको आप खुद भी पकड़ना, आप खुद भी रखना, आप खुद भी कह रही हैं कि कार्रवाइयां होती नहीं है, फिर किसी को सजा नहीं मिलती, सजा जजा का कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो कैसे इंश्योर करें कार्रवाइयाँ, कैसे होंगी? अभी वो मैं देख रही थी, टेलीविज़न पे आ रहा है, आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, कि पहली मीटिंग हुई है उसको इंक्वायरी कमेटी की और उसमें निगरां वज़ीर आज़म को तलब किया, वो हाज़िर नहीं हुए। क्यों जाएंगे? वो जाएंगे ही नहीं, ही विल नॉट गो। व्हाई? सही, क्यों जाएंगे? यहाँ पर कोई वो थोड़ी है, रूल ऑफ लॉ थोड़ी है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप एक जिम्मेदारी है तो आप खुद चल के चले जाएं, आपको बुलाने की आप खुद अपने आप को हाजिर करें। ही इज़ अ सिटिंग सेनेटर नाउ, वो क्यों आ जाएंगे? वाई विल ही गो? नहीं, ही शुड गो वैसे। और लेकिन देखें, नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन बात ये, अब ये फेडरल सेक्रेटरी को हटा दो, डिप्टी सेक्रेटरी को हटा दो, कुछ दिन हो ये ओएसडी बने रहेंगे, उसके बाद फिर कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी, ये होता है ना, और क्या होता है? आई मीन इस पर क्या तबसरा करें, इतनी तकलीफ़ होती है। लेकिन जो किसान मर गया, जो उसका खून चूस लिया, वो चूस लिया, वो ख़त्म हो गया, वो अगली फसल अब नहीं लगा सकेगा। गंदम तो बिकेगा नहीं तो चावल कैसे लगाएगा वो, और चावल का सीज़न जा रहा है, ठीक है। जब वो अपनी कॉस्ट रिकवर ही नहीं करेगा तो किस तरीके से वो आगे काम करेगा? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपने जो नुकसान, मैं भी इतने दिनों से यही कह रही हूँ कि मौजूदा हुकूमत तहकीकात करे, कमेटियाँ बनाए, आनियाँ जानियाँ सब करे, लेकिन किसान जो बैठा हुआ उसका मसला तो हल करें भाई, उसका मसला नहीं आप हल कर पा रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। काबीना में तोसी और पीपल्स पार्टी का काबीना में आना, सियासी तौर पर इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। सबसे पहले तो आइए सुनते हैं ज़रा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरह से गर्दान कर रही थी ना कि हमने नहीं आना, काबीना का हिस्सा नहीं बनना, हम इत्तेहादी नहीं हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते थे उनके लीडर्स? ज़रा दो लीडर्स, एक तो कुंडी साहब आज गवर्नर का हलफ ले रहे हैं तो उनकी भी बात है, और वजीर आला जो है मुराद अली शाह साहब, ज़रा उनकी, दोनों सीनियर लीडर्स हैं, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए। हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हम काबीने का हिस्सा ना हो, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी के मेंबरान का प्रेशर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, वर्करों का प्रेशर है कि हम काबीना का हिस्सा ना हो। सीसी ने जो फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम वो जो फार्मूला है 3-2 वाला, जो 3 साल और 2 साल, उसको भी हम नहीं करेंगे, तो ये सीसी ने ऑलरेडी मैंडेट कमेटी को दिया कि इन दोनों चीजों पर डिस्कशन ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। जी, वैसे तो हर बात सी पे चली जाती है। अगर इजाज़त दें आप तो मैं पहले कुरैशी साहब आपसे पूछ लूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो आप लोगों के साथ भी कुछ बातचीत करने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया, और अब जो है वो जब वो कैबिनेट में भी आ जाएंगे तो सिस्टम ज़ाहिर है जो अभी मौजूदा निज़ाम है ये मज़ीद मजबूत हो जाएगा, और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आपकी जद्दोजहद ज़ाहिर है आपके लिए भी चैलेंज बड़ा हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप पीपल्स पार्टी का कैबिनेट में आना? तंजीला, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया है। बिलावल जरदारी साहब जब अपनी इंतखाबी मुहिम में एक चीज फरमा रहे थे कि जी अब नौजवान को पाकिस्तान के फैसले करने चाहिए, नौजवान सोच को आगे आना चाहिए, यकीन करें हमें अंदाजा था कि यही रवैया अख्तियार करेंगे। और पीपल्स पार्टी का हमेशा से हदफ, मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पीपल्स पार्टी को अलग समझता हूँ, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, और बेनज़ीर साहबा के बाद की जो पीपल्स पार्टी आज हमारे सामने है, इसके आदाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका जो बुनियादी मकसद है वो इक़्तिदार में रहना है। ये पॉलिटिक्स करते हैं इक़्तिदार के लिए, कि अगर ये इक़्तिदार के लिए पॉलिटिक्स ना करते तो 20 साल से सिंध में हुकूमत के बावजूद आज जो दही सिंध है वो कच्चे के डाकुओं के हवाले है,
और कराची में जो नौजवानों की रोजाना शहादतें स्ट्रीट क्राइम्स में हो रही हैं, वो जिस तरह से रिपोर्ट तो हो रही है, आपकी जमात भी तो इक़्तिदार के लिए सियासत करती है। आज आपको कोई कह दें जन साहब के आ जाएं, वजारत उज़्मा ले लें, आप आज आ जाएंगे? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर हमें वजारत उज़्मा का इतना ही शौक होता, आपने खुद फरमाया है, पीपल्स पार्टी उन्होंने तो बाकायदा ऑफर की थी, और पीपल्स पार्टी के लीडर्स आज भी वहां के दोहल की बात कर रहे होते हैं। मैं आपको आपने जो पहले इससे एक सवाल किया था जी, क्या वजह से निजाम नहीं बदला? जो शख्स निजाम बदलना चाह रहा था ना तंजीला, वो आज जेल की सलाखों के पीछे निजाम की तब्दीली की वजह से है। ठीक है। आज शख्स अगर जेल की सलाखों के पीछे है, तो वो समझ गया था कि इस मुल्क को इस निजाम के साथ आप आगे लेकर नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अफराद से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वैसे ही बिहेव किया जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। शर्मिला साहिबा, आपके लोग ये कह रहे थे कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपकी सपोर्ट बेस का, आपके वोटर्स का, कि आप लोगों ने कैबिनेट में नहीं जाना। हालात भी बहुत मुश्किल थे। अब ये अचानक से जो फैसला तब्दील हुआ है, इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या मुहर्रकात हैं, क्यों ये सोचा गया कि हमें जाना चाहिए काबीना में? देखिए तंजीला, हमें अभी तक इसकी इंटीमेशन नहीं दी गई है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन रही है। जहाँ तक हमें बताया गया था आखिरी दिन तक और एज़ ऑफ टुडे कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत के दीगर मामलात के अंदर हम जो अच्छे काम हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पर इनकी कोताही है, कमी बेशी है, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो मैं इसको अभी इसकी तायद नहीं कर सकती कि वो। अच्छा, ये है तो ज़राए की खबर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने किसी तरफ से इसकी तरदीद नहीं की, और इस्लामाबाद में आपको पता है, इस्लामाबाद में आपको पता है कि ज़राए काफ़ी बाखबर है। आपको पता है? नहीं, मैं तो जब से ये 29 फरवरी से जब से हमने हलफ उठाया ना, जब से हमें हर हफ्ते ये कहा जाता है जी पीपल्स पार्टी अगले हफ्ते हल्फ उठा रही है, पीपल्स पार्टी अगले हफ्ते हल्फ उठा रही है, हमें कहा जाता है, ये बार बार कहा जाता है। अब हर हफ्ते तो हम उठ के इसकी तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन एज ऑफ टुडे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप सीईसी में लेके जाते हैं हर फैसला, तो यू थिंक कि अगर ये होगा फैसला तो ये भी सीईसी से आएगा? बिकॉज वो तो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा था फैसला। हाँ, ये मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर गया था, और वहाँ पर ये फैसला हुआ था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे। और अगर ये फैसला तब्दील होगा तो अगेन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी विल डिसाइड। ओके, ये कोई वन मैन शो नहीं है कि जी किसी एक के फैसला चेंज ऑफ माइंड हो गया। ये बड़ी होती जा रही है आपकी काबीना सर। आपने तो छोटी काबीना के साथ हुकूमती अखराजात कम करते हुए मामलात को चलाना था। देखिए, अभी तक तो छोटी काबीना और बहुत सी वजारतें अभी खाली, और ये जो अभी आपने निशानदेही की, ये गंदम वाली और दीगर, इसके लिए पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, और कैबिनेट का एक आपको कह लें डेडिकेटेड मेंबर की भी ज़रूरत होती है। सर डेवोल्यूशन होगी ना, दें वजारतें, 6-7 रखें वजारतें वफाक में, बाकी दें सूबों को। जो डेवोल्यूशन हुई है वो तो वजारतें चलें इस वक्त, जो अगर हैं भी तो गैर अहम है या लिमिटेड टू फेडरल एरिया है। मसलन एजुकेशन की मिनिस्ट्री है अगर, तो वो फेडरल एरिया की हद तक है, बल्कि उसे मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन कहते हैं, जिसको रॉन्गली इंटरप्रेट लोग करते हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। ये तो हो गया, लेकिन बहुत सी मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन हो गई, रेलवे हो गई, दीगर बहुत सी वजारतें अभी खाली हैं, तो उनमें। तो अब इसहाक डार साहब का क्या स्टेटस है? इज ही फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? इसहाक डार इज़ ए फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए स्पेसिफिक कोई स्लॉट है, ये एक देखे ना। और वो चैलेंज भी हुआ बाय द पीटीआई ने चैलेंज किया उसको। नहीं, महल चैलेंज तो वो चीज़ होती है जिस पे आइन ने एक्सप्रेसली कोई बार लगाया हो कानून ने, तो चूँकि देयर इज़ नो बार, तो अगर किसी मिनिस्टर को सीनियर मिनिस्टर कह दिया जाता है, या असिस्टेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह दिया जाता है, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह दिया जाता है, तो पहले ये तो कैरियर नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं जिनसे, उनकी तरफ से तो कुछ आया नहीं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात की तैयारी है पीटीआई की। देखते हैं कि कैसे बात आगे बढ़ेगी ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जो मुज़ाकरात के लिए सामने आई हैं बातें नदीम कुरैशी साहब, उसमें आपने और आपके लीडर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो 8 फरवरी की तो की है, लेकिन 9 मई के हवाले से आप लोग अपनी उसी पोजीशन पे कायम हैं जिसको ना इस्टेब्लिशमेंट और ना बाकी सियासी क़यादत मुल्क की मानती है। वो समझते हैं कि आप लोगों की
का जो खान साहब का जो तर्ज सियासत था उसकी वजह से 9 मई हुआ है। तो 9 मई को मुज़ाकरात में शामिल किए बगैर कैसे मुज़ाकरात होंगे, और जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन तक बात कैसे जाएगी, कौन इनिशिएटिव लेगा? नहीं, 9 मई पर मुज़ाकरात होने चाहिए। 9 मई के हवाले से हमारा बिल्कुल एक मौक़िफ़ है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर 9 मई की बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इस सारे वाक़े का बेनिफिट कुछ और लोगों ने लिया है तो उनसे भी तफ्तीश होनी चाहिए। और एक गुजारिश कर दूँ, अभी आपने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को नहीं मानती, कतई ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी सियासी ताकतें इस मौक़िफ़ को हमारे मानती हैं कि 9 मई बाकायदा डिज़ाइन किया गया। कौन सी सियासी कुव्वतें मानती हैं सर, मिसाल दीजिए। अगले रोज मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को खुद टीवी पर सुना, उन्होंने खुद कहा कि जी अगर सीसीटीवी फुटेज घूमे हुए हैं तो ये तहरीक इंसाफ का बिल्कुल जायज मौक़िफ़ है। आप देखें ना, तसव्वुर करें, मैं किसी जलसे जुलूस में नहीं था, मुझ पर बहुत सारी एफआईआर। सर वो उन बंदों की हद तक तो बात ठीक है ना कि जो वहां पे वो कुएं पर मौजूद नहीं थे, कानून तो यही कहता है, लेकिन कानून बहरहाल। अच्छा जी, मैं उसकी टेक्निकलिटी जी सर, आपके पास टोटली 2 मिनट थे, आप 30 सेकंड में बात मुकम्मल कर लीजिए। चंद सेकंड मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ये प्योरली सियासी बयान। ठीक, अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह शख्स को उसकी आड़ में, पूरी सियासी जमात को उसकी आड़ में, करोड़ों लोगों की ख्वाहिशात को उसकी आड़ में सबूताज नहीं करना चाहिए। शर्मिला साहिबा, एक तरफ पीटीआई कहती है जी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते फौज की, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि सियासी तनाज़ात का हल भी हम फौज के पास जाके तय करेंगे और आपसे बात नहीं करनी, कमर साहब से भी बात नहीं करनी, और एक कोई तीसरी जमात है शायद MQM, उनसे भी बात नहीं करनी। हमने ये कहा कि हमारा मेरा तो जी कुरैशी साहब, जी कुरैशी साहब जरा शर्मिला साहिबा को जी तंजीला, मेरा तो शिकवा गिला और मेरी तो हैरत ही यही है कि ये आइन के कौन से शिक के तहत एक सियासी जमात अपनी डील बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है। कहाँ लिखा है इनमें? एक तरफ तो ये आइन और कानून की बातें करते हैं, तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद और इंसाफ की बातें करते हैं, और एक तरफ ये बिल्कुल ही आइन के नहराफ होकर ये बात कर रहे हैं जी सियासी जमातों से नहीं बात करनी है, बात करनी फ़ौज से। तो फिर तो आप डील करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि फ़ौज का तो काम नहीं है सियासत में मुदाखलत देना, या फ़ौज का काम तो नहीं कि आपको इक़्तिदार में रखना है, इक़्तिदार से हटाना। फ़ौज का तो काम सरहदें संभालना है, वो बखूबी संभाल रहे अपना काम करें। आप क्यों उनको सियासत में घसीट रहे हैं? एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि जी सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने को तैयार नहीं है, आप पार्लियामान में मामला तय करने को तैयार नहीं है, आप इस्लाहात लाने को तैयार नहीं है। इनका मसला फॉर्म 45 फॉर्म 47 है। 2018 में जब हम फॉर्म 45 पे गिला शिकवा करते थे तो ये हंसते थे हम पे। अगर उस वक्त ये मामला दुरुस्त कर लेते, इंतखाबी इस्लाहात ले आते, तो आज रो नहीं रहे होते ये। ठीक है। अच्छा, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको पार्लियामान में ये दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठे, इंतखाबी इस्लाहात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स करें। ठीक है, वो नहीं करेंगे। कमर साहब तैयार नहीं है, फौज पार्लियामान को इज्जत ही नहीं देते ना। जी नहीं, फौज जाहिर है हुकूमत का एक मातहत इदारा है और हुकूमत का हिस्सा होता है। आपको नहीं, वो कहते हैं हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो कहते हैं फौज के पास सारा इख्तियार है। सर कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करें? ये वही इख्तियार है जिसके लिए मुज़ाकरात करने वो 9 मई को भी गए थे। ये तो बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। ये बेसिकली GHQ में अपना कोर कमांडर हाउस में इसीलिए गए थे। उस वक्त चूँकि इनको खदशात थे कि शायद जो है हमारा वो ना लीवरेज प्रॉपर हो, तो वो बुनियादी तौर पे तो इसीलिए गए। आज फिर वो वही काम कर रहे हैं। ये जो आवाज़ें है ना कि जनाब वो हमने मुज़ाकरात उधर से करने, और दूसरी तरफ प्रेशर एग्जर्ट करना इस्टेब्लिशमेंट पे कि उधर से उनको मुखालफत नंबर 1 भी कहना और साथ मुज़ाकरात का भी कहना, तो महल ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। उन्हें बिल आखिर पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। अब जब ये असम्बलियों के लोग भी वापस जाएंगे अपने अपने हलकों में, तो वो पूछेंगे कि आपने क्या तूतकार की या कोई असम्बली में कोई मुस्बत बात भी की। तो अब मेरा ख्याल है कि अब मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली द पोलिटिकल फोर्सेस हैव टू सिट टुगेदर और इस मसले को आगे लेके जाएंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट उनकी इस बात तक की हद तक तो उनको बिलीव करना चाहिए। कुरैशी साहब, एक जुमले में फौज नहीं करे अगर आपसे मुज़ाकरात, फिर आप क्या करेंगे सर? देखिए, हमने किसी भी जगह लफ्ज़ फौज इस्तेमाल नहीं किया। फौज का काम ही वो है जो आईन ने बताया है। हम बात करना चाहते हैं उन ताकतवर लोगों से
जिनकी आशीर्वाद से ये हुकूमतें बैठी हैं। सर कौन है वो ताकतवर? वो सदर बाइडन है? कौन है मतलब? शायद फाकराना पासी सबको ये फिक्र है। मैंने कहा था कि जो उन्होंने फरमाया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती। ये आप और मैं आंखों की जन्नत में रहते हैं, हम सब इतने भोले हैं। ये किसकी आशीर्वाद से हुकूमत बैठी हुई है? सर मैं आपसे जो पूछ रही हूँ कि अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करे, क्योंकि आपके लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, फिर क्या करेंगे सर? जिस बंद गली में खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे? क्या करेंगे? अल्टीमेटली आप सियासी जमातों की तरफ नहीं वापस आएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब ने हलफ देने से क्यों इनकार कर दिया? जब बैंकर ने पूछा कि आप हलफ दें, आप जीत कर आए इलेक्शन, तो किसने जितवाया उनको? जो बाइडन ने जितवाया उनको, उनको फरिश्तों ने जितवाया इलेक्शन। जिन्होंने आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आपके सवाल का मैंने ठीक सियासी जमातों से भी बात करेंगे, लेकिन सियासी जमातों से जो लोग सियासी जमातों के पीछे हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाला जाए। हमने सिर्फ मुज़ाकरात का खेल नहीं खेलना, सही मानों में मुज़ाकरात करते हैं। तो शर्मिला साहब ने कहा कि से मुज़ाकरात क्यों किया जाए। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, लफ्ज़ फौज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो लोग जो सारे थिंक टैंक का हिस्सा है, तो बिल्कुल ठीक है जी। नदीम कुरैशी साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, कमरुल इस्लाम साहब, तीनों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी। सियासी माहौल को सेटल डाउन होना चाहिए। पाकिस्तान के चैलेंजेस और बड़े हैं, नौजवान नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी का इंतज़ार है, तो कुछ उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए हमारी सियासी क़यादत को। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।